सब ठीक। तो हम लोगों ने कहा कि जो अभिक्रिया हम लिख रहे हैं वो अभिक्रिया जब हम लिखेंगे, जैसे दिया कि पोटेशियम के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी, तो पोटेशियम से जो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होनी है वो हम K+H2SO4 लिखेंगे। पोटेशियम का जो अणु है वो भी K ही है, और पोटेशियम का जो परमाणु है वो भी K है। पोटेशियम जो K है वो एटॉमिक फॉर्म में भी K है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी K है, ठीक है। परमाणुविक रूप में भी K है, आणविक रूप में भी K है, इसलिए पोटेशियम जब लिखेंगे तो K लिखेंगे। Na लिखते थे, सोडियम लिखते थे, Na लिखते थे। आयरन के लिए Fe लिखेंगे। तो ये जो धातुएं हैं वो एक परमाणुविक अणु होती है, उसमें एक ही परमाणु उसके अणु को बनाता है, तो वो उसी रूप में भाग लेती है। तो K+H2SO4 जब लिखेंगे यहाँ पर इसका सल्फेट बन जाएगा ये K2SO4 और प्लस यहाँ हाइड्रोजन निकलती है। जब भी किसी धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु में सामान्य रूप से कुछ ही धातुएं हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है हाइड्रोजन से, अन्यथा धातु में सामान्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, नाइट्रिक अम्ल से हाइड्रोजन को निकालती है। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे कौन सी धातु निकालती है, कौन सी नहीं निकाल पाती है। K+H2SO4 = K2SO4 + H2। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का निकालती है, संतुलित नहीं है तो आप इसको संतुलित कर सकते हैं। पोटेशियम वहां 2 इस्तेमाल हुआ है, आपने 2 कर दिया, देखिए अभिक्रिया में संतुलित, ये K2SO4 बन गया। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, वो आपका रिएक्टेंट हो गया। ये सब हम लोगों ने सीख लिया। अब अभिक्रिया को लिख लेने के बाद जब हम लोग इस पर आ जाते हैं, हम लोग अभिक्रिया लिख लेते हैं, और अगर कोई अभिक्रिया लिखी हुई है उस अभिक्रिया को सामान्य रूप से हम लोग संतुलित भी कर देंगे। जैसे कोई हम आपको अभिक्रिया दे दे तो आप एक अपने एजम्पशन मेथड से, अपने अनुमान विधि से आप उसको संतुलित भी कर सकते हैं, ये हमने सिखा दिया है। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, देखिए ये सब चीजें रिपीट हो रही हैं। इस पूरे चैप्टर की हमने आपको पूरा चैप्टर भेज दिया है, ग्रुप में पीडीएफ भेजी हुई है, आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। जिसको जहां प्रॉब्लम होती है वहां ग्रुप में बात कर सकता है, और प्रॉब्लम पूरी लगाइए। जो पीछे की प्रॉब्लम दी गई है क्वेश्चंस की, उन पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चाहे कोई न्यूमेरिकल्स हो, और आप उसको लगाइए। जहां पर प्रॉब्लम होती है आप उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट खींच करके आप सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। घर पर बैठकर मेहनत करिए। चैप्टर में हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको लग रहा हो कि सर प्रश्न दोबारा पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक दोबारा पढ़ा रहे हैं। हम अभी पहले चैप्टर को ही पढ़ा रहे हैं ठीक से। कुछ भी छूटा हो, कहीं समझ में आया हो, उसको दोबारा पढ़ लीजिए, पीछे के सवालों को सॉल्व करिए। ठीक है, हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अलग से पीडीएफ भेज दिए हैं, और उस पीडीएफ को पढ़िए और पीछे क्वेश्चन सॉल्व करिए। पूरा चैप्टर आपका होना चाहिए कॉपी में। थ्योरी आप लिखेंगे अपने से, हेडिंग वाइज देख लीजिए, जितनी जरूरत हो उतना लिखिए, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चंस को पहले रफ में सॉल्व कर लीजिए, जहां प्रॉब्लम होती है आप वहां शेयर करके प्रॉब्लम पूछ लीजिए। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहले हम लोग डायरेक्शन बेसिस पे, डायरेक्शन बेसिस मैंने कहा कि रिएक्शंस 2 टाइप के होते हैं। रिएक्शंस आर 2 टाइप्स। वो 2 टाइप जो हमने बताया वो ये था कि एक रिएक्शन होगी इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। एक को कहते हैं अनुक्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरे को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुक्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को ही सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जो फर्स्ट नंबर है इरिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय
उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में समझिए। वो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक दिशा में चल करके पूर्ण हो जाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। Those chemical reactions which are completed in one direction, completed in one direction. हाँ हाँ बोलो, कहाँ दिक्कत, बोलो कौन बोल रहा था? Those chemical reactions which are completed in one direction are known as irreversible reaction. वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, कंप्लीटेड इन वन डायरेक्शन। अब आप देखिए कंप्लीटेड इन वन डायरेक्शन की स्थिति है कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इसे तीर की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, इसे इस तीर की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एरो। एरो का ये पार्ट है टेल, ये पार्ट है हेड, ये पूंछ है, ये सिर है। पूंछ की तरफ, टेल की तरफ रिएक्टेंट होता है, अभिकारक, और हेड की तरफ प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब इस अभिक्रिया में पूरा अभिकारक, इस अभिक्रिया में पूरा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जितना अभिकारक होता है पूरा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। होल रिएक्टेंट आर चेंज इनटू प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में होल रिएक्टेंट, होल reactant changed into प्रोडक्ट। होल रिएक्टेंट, पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पूरा संपूर्ण अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। होल रिएक्टेंट चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट। ओके, अब आप देखिए रिएक्शन को देख करके समझ जाएंगे। कुछ हम रिएक्शन को उदाहरण बताएंगे। जैसे रिएक्शन होती है अवक्षेपण, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी रिएक्शन इसमें होती है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब अभिक्रियाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। देखिए एग्जाम्पल, जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी थी वो भी इसी का उदाहरण है। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको कहते हैं हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है? इसमें अवक्षेप बनेगा। ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं है जहां पे अवक्षेप बनेगा। जैसे आप देखिए कि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर आप HCl से करा दीजिए तो यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है EPT, ये ब्लैक कलर का होता है, और प्लस HNO3 यहां बनता है सिल्वर मिरर, इसको कहते हैं हिंदी में रजत दर्पण। तो यहाँ रजत दर्पण हो जाता है। तो ये देखिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी एक उदाहरण है कि वो इरिवर्सिबल होती है। और देखिए जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जैसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, उष्मीय अपघटन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रिया को भी हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे भी। अपघटन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जहां पर ऐसी अभिक्रिया जहां बड़ा अभिकारक दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में टूट जाता है। बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर जाए, टूट जाए, तो यह अभिक्रिया कहलाती है डिकम्पोजिशन की। अगर यह डिकम्पोजिशन उष्मा के साथ में हो रहा है तो उसको कहते हैं उष्मीय अपघटन। और अगर यह डिकम्पोजिशन या अपघटन विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन दो प्रकार का डिकम्पोजिशन है, जो जैसा देखेंगे आप, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करें और उस विद्युत धारा प्रवाहित करने में टूट जाए दो या दो से अधिक भागों में, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर वहां पर हम उष्मा लगा दें तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो दो प्रकार का डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन को जनरल में हम लोग पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। अगर आप इसको उष्मा लगा दीजिए, जब ट्रायंगल बनाए इसका मतलब हुआ हीट, उष्मा लगा देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पर टूट जाता है। CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। देखिए CaCO3 CaO प्लस CO2 ब्रेक कर जाता है। तो ये हुआ आपका डिकम्पोजिशन। तो ये सब अभिक्रियाएं जो है आपकी सब देख रहे हैं एक दिशा में पूर्ण हो जा रही है, एक दिशा में पूर्ण हो जा रही है। ऐसे ही जो हम लोगों ने सामान्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, सामान्य रूप से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है, अगला एग्जांपल विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो भी इसका उदाहरण है, जो एक दिशा में ही पूर्ण हो जा रही है। जो देखिए ऊपर वाली रिएक्शन में लिखी है जिसको प्रेसिपिटेशन कहा, ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से डबल डिकम्पोजिशन है। ये क्या है, ये डबल डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर एक ही इसका सीआर ले लेता है या इसका एनओसी ले लेता है। तो ये भी क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ इसका नाइट्रेट और हाइड्रोजन ले लिया, इसका Cl Ag ले लिया, तो रिएक्शन क्या कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं और रिएक्शन नाम से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझिए इस बात को। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां एक यौगिक का कोई एक समूह किसी दूसरे यौगिक के किसी समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए या विस्थापित हो जाए तो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन के लिए यह आपका जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि यहाँ देखिए ये मेथिल क्लोराइड है, ये है मेथिल क्लोराइड CH3Cl, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया NaOH एक्वस है। एक्वस को हिंदी में कहते हैं जलीय NaOH हो। तो जब CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे यहाँ इसका Cl यहाँ से क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा, इससे यहाँ आ गया OH और प्लस क्या बन गया, प्लस बन गया NaCl। देखिए क्या बन गया, ये बन गया मेथिल अल्कोहल। ये क्या था, ये थी मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड से हमने मेथिल अल्कोहल बना दिया। ये भी देखिए क्या है
एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आएगी। अब अगली अभिक्रिया हम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन है विच इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इसको कहते हैं हिंदी में उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसका मतलब हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी भी दिशा पूर्ण नहीं होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दो अभिक्रियाएं हैं इसमें, आगे वाली और पीछे वाली। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, और किसी भी दिशा में किसी भी डायरेक्शन में यह रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है तो कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। नॉट कंप्लीटेड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती है। और ये जैसे इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जो प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, वो देखिए बाई डायरेक्शन एरो होता, हाफ एरो एक तरफ और हाफ एरो दूसरे तरफ। देखिए ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे इसको प्रदर्शित करेंगे। ऊपर वाली रिएक्शन कहलाती है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इसको करते हैं अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया नीचे वाले को करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। यस सर। पश्च अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। देखिए इसके शो कर रहे हैं यह किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इसका एक उदाहरण हमने बताया आपको, एक एग्जांपल बताया कि जैसे मान लीजिए कि एक हमने बंद कंटेनर लिया, एक हमने कोई बंद बर्तन लिया जो चारों तरफ से बंद है या बंद हो सकता है। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। हाइड्रोजन गैस ले लिया और आयोडीन गैस ले लिया, H2G लिखा है, I2G, G फॉर गैस। तो हाइड्रोजन और आयोडीन दो गैसें हमने ले लिया और एक बंद बर्तन में बंद कर दिया, चारों तरफ से सील्ड कर दिया। तो हमने क्या लिया? हमने लिया H2 और I2। आप देखिए यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा, तो हाइड्रोजन को मैंने H नहीं लिखा, यहाँ मैंने हाइड्रोजन को H2 लिखा और आयोडीन को I2 लिखा, H2 और I2। तो H2 और I2 को मैंने बंद बर्तन ले लिया। अब क्या होगा? अब जब ले लिया तो वहां हमारे पास दो गैसें थी। कुछ देर के बाद जब मैंने अध्ययन किया तो मुझको पता चला कि वहां पर एक और गैस बन गई है जिसका नाम है हाइड्रोजन आयोडिक एसिड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया तीसरी गैस। थोड़ी देर के बाद वहां पर HI बन गया। अच्छा, मुझे लगा कि हो सकता है H2 और I2 जो बचा हुआ है वो पूरा जब HI बना देगा तो H2 और I2 खत्म हो जाएगा। आप 2 घंटे के बाद, 15 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, जब भी आप अध्ययन करने आए, जब भी दोबारा इसके बारे में आपने अनुभव किया तो वहां देखा आपने कि H2, I2 और HI तीनों है, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ। H2 भी है, I2 भी है और HI बन गया। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसी चीजें हुई कि H2 और I2 मिलकर HI बना रहा है और HI टूट करके H2 और I2 बना रहा है। दो प्रकार की अभिक्रियाएं एक साथ चल रही इसमें। देखिए, जब H2 और I2 मिलकर HI बनाया तो अभिक्रिया कौन सी हुई? योगात्मक। HI जब टूट गया दो भागों में तो क्या हुआ? वियोजन। तो देखिए, योगात्मक और वियोजन दोनों अभिक्रिया क्या हो रही है? एक साथ चल रही है और किसी भी दिशा में यह अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो रही। अगर पूर्ण होती तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन खत्म हो जाता, केवल HI बचता। देखिए, जब रिएक्शन को लिखेंगे हम तो रिएक्शन को लिखेंगे, देखिए H2 ब्रैकेट लिखेंगे G प्लस I2 ब्रैकेट लिखेंगे G। फिर देखिए हम लोग ये ऐसे एरो दिखाएंगे, तीन डबल डायरेक्शन वाला, इक्वल टू 2HI, ये भी गैस लिख दिया। ऊपर वाले रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन और नीचे रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन। आप इसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करिए, जो हम लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं इस प्रयोग। आप क्या करिए, आप एक कोई बर्तन हो जिसमें पानी भरा हुआ हो, टंकी हो, टैंक हो, बाल्टी हो, और दो बर्तन रखिए, दोनों को एक बराबर सरफेस पर रख दीजिए। एक में पानी पूरा भरा हुआ है, दूसरे में बिल्कुल पानी नहीं है, एकदम खाली है, और नीचे से किसी पाइप से आप उसको जोड़ दीजिए। दोनों कंटेनर को एक पाइप जोड़ दीजिए, बीच में आप ऑन ऑफ का स्विच बना दीजिए। तो जब तक आपने ऑफ किया तब तक एक बाल्टी पूरी भर गई, एक बर्तन आपका पूरा भर गया, दूसरे वाले बर्तन में बिल्कुल पानी नहीं है। आपने उसको क्या किया, बीच में से टैप को ऑन कर दिया। जब आप टैप ऑन कर देंगे तो भरी वाली बाल्टी से पानी खाली वाली बाल्टी में जाने देंगे। ठीक, क्या होगा? पूरी बाल्टी खाली नहीं होगी। पहले वाली बाल्टी जो पूरी भरी थी उसका पानी जब खाली वाली बाल्टी में जाएगा या किसी भी टैंक में जाएगा या कंटेनर में जाएगा तो उतना ही जाएगा जितने पर दोनों की लेवल बराबर हो जाएगी। अगर वो एक सतह पर रखे हुए हैं तो दोनों की लेवल एक बराबर हो जाएगी, तब तक ही पानी जाएगा। और फिर आप पानी देखेंगे एक दूसरे में आना जाना बंद हो जाएगा। जब पानी बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, समझ लीजिए क्या है, वो दोनों एक दूसरे के स्थिर अवस्था में आ गए हैं। ठीक, न पानी इस बाल्टी से उसमें जाएगा न उसका इसमें जाएगा, वो दोनों क्या होंगे? स्थिर हो जाएंगे। उसी को कहते हैं एक दूसरे के साम्य की अवस्था में आ गए। एक दूसरे क्या हो गए? एक इक्विलिब्रियम बना लिया कि अब हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं, सामंजस्य बन जाता। आप देखते हैं ना कि तमाम सारी समस्याओं में जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो समस्या और हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना लेते हैं, हमको समस्या से कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसी चीज यहाँ हुई। तो देखिए, अगर हम लोग इसको ग्राफिकल वे में समझें, अगर इस रिएक्शन को हम ग्राफ से समझें तो आप देखिए, ये कंडीशन है, ये मैंने बना दिया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन, FR है, ये BR। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन था जब H2 और I2 मिलकर के HI बनाए। बैकवर्ड रिएक्शन क्या था? जब HI मिलकर के H2 और I2 बनाए। देखिए, ऊपर की रिएक्शन क्या हुई? H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। नीचे वाली क्या हुई? 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। जो ये देखिए मैंने बना दिया कि दोनों रिएक्शन एक ऐसी स्टेज आ रही है कि दोनों रिएक्शन की जो होने की दर है, जो दोनों रिएक्शन की होने की रेट है, क्या हो रही है? एक समान हो जा रही है। स्टेट को कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं साम्य की अवस्था। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है, साम्य की अवस्था आ जाती है। कब आ रही है अवस्था? ये अवस्था तब आ रही है जब दोनों तरफ की फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ की जो रेट है, वो रेट क्या है? वो रेट इक्वल हो जा रही है।
इक्वल हो जाएगी, इसमें ये रिएक्शन होगी जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो। तो एक अवस्था पूछ जाती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब वह अवस्था जिस पर अग्र क्रिया के दर पश्च क्रिया के दर के बराबर हो जाए। when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, the state is known as state of equilibrium। साम्य की अवस्था मतलब हुआ जब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं साम्य की अवस्था या साम्यावस्था। इस साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर जब साम्य की अवस्था आती है उस पर क्या होता है, उस पर होता है अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की, जिसको कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दो प्रकार की कंडीशन है। देखिए हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन और हमने रिवर्सिबल रिएक्शन अलग से क्लासिफाई करके पढ़ा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का, वो है कि पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कार्बनिक रसायन पढ़ा हम लोगों ने, कार्बनिक यौगिकों का नाम पढ़ा हम लोगों ने लिखना, वहां पर हम लोगों ने आईपीसी नाम जो सीखा, तो उस टॉपिक के लिए अगर आप आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो वहां पर रिएक्शन जो तीन ही होती है। एक होती योगात्मक अभिक्रिया, एक होती प्रतिस्थापन अभिक्रिया और तीसरी होती है विलोपन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन और बढ़ जाती है, जैसे इसी सब्स्टिट्यूशन में दो दे देते हैं, एक बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अलग से डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही पढ़ना। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1 है एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप समझिए, पूरी बात ध्यान समझिए। योगात्मक का मतलब होता है जहां पर कुछ चीजें जुड़े। तो इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं तो वह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। When two or more reactants are combined to form one product,
When two or more reactants are combined to form one product, the reaction is known as addition reaction or combination reactions. तो देखिए एडिशन रिएक्शन का जो मेन गुण है वो गुण है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का। जहां पर मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जहां पर द्विबंध या त्रिबंध होता है, वो योगात्मक अभिक्रिया की एक मुख्य साइट है। मतलब आप समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड, इन दो केसेस में इनकी जो मेन रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन ही है। ये एडिशन रिएक्शन देखिए कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। यहाँ जो पाई बॉन्ड है, यहाँ देखिए एक पाई है और इस वाले केस में दो पाई, ऊपर नीचे पाई और बीच में सिग्मा। यहाँ पर डबल बॉन्ड में एक पाई है और इसमें दो पाई है, एक पाई बॉन्ड और यहाँ पर दो पाई है, ये है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस का मतलब ही होता है कि अभिक्रिया क्या होगी, योगात्मक होगी। पाई बॉन्ड का जो मेन फीचर है वो एडिशन रिएक्शन है। अगर पाई बॉन्ड कहीं पाया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये यौगिक है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, इनका मुख्य गुण क्या है, इनका मुख्य गुण योगात्मक अभिक्रिया है। जहां पर भी द्विबंध या त्रिबंध पाया जाएगा उस यौगिक को देख लीजिए और देख करके आप समझ जाएंगे कि वो योगात्मक अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा। अगर वहां जुड़ने के लिए कुछ जगह है तो वहां पर योगात्मक अभिक्रिया। तो जैसे आप देखिए हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ द्विबंध है, जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूट करके कुछ यहाँ जुड़ सकता है। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो कुछ जुड़ तो टूट जाता। अभी क्या हुआ कि अभी मेरे पास जगह है, चाहे इधर से तोड़ दीजिए चाहे उधर तोड़ दीजिए, इसी ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर बराबर है, इधर CH2 इधर CH2। जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां प्लस दे, जहां जहां पहुंचता वहां माइनस। ये प्लस और माइनस के बीच बॉन्ड है। देखिए जो बॉन्ड टूटता है वो बॉन्ड का विदलन भी दो प्रकार का होता है, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस।